हे हाय फ्रेंड्स। सो भाई दूज की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है हमारी वेबसाइट investorna.in पे। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस इज अवेलेबल। क्योंकि दिवाली के बाद हम प्राइसेस भी बढ़ाने वाले हैं, तो जरूर इसका लाभ उठाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थीम्स फॉर नेक्स्ट मिनी दिवालीज, जिसमें हम बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा। सो प्रेजेंटेशन है जो हमने बनाया हुआ है। स्पेसिफिकली अनुज ने काफी काम किया है इस पे, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर काफी पसंद है अनुज को। सो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं जी इसको। सो ओवरऑल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है कैलेंडर ईयर 2024 के एंड तक का ये नंबर है। सो 93% का ये नंबर है हमारा ओवरऑल क्रेडिट टू जीडीपी रेशो। ब्राजील का ये नंबर 94% है। जर्मनी इज एट 139%, चाइना इज एट 198%, यूएस इज एट 143% एंड यूनाइटेड किंगडम इज एट 138%। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर ग्रो होने का काफी स्कोप है। तो यहाँ दो चीजें होती है, एक चीज समझना चाहिए। एक तो हमारा जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से तो मतलब वो बढ़ता ही है। प्लस ये शेयर बढ़ना, यानी कि क्रेडिट, ओवरऑल क्रेडिट का शेयर बढ़ना कंपेयर टू जीडीपी, इट शोज कि वो एक एडेड एडवांटेज भी वहां पे रहेगा। सो ये नंबर ऊपर जाना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो। अब हाउस होल्ड क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो दिस नंबर इज ओनली 42% इंडिया के लिए। ब्राजील के लिए 36% है, जर्मनी के लिए 50%, चाइना के लिए 60%, यूएस के लिए 69% और यूके के लिए मोर देन 70% का ये नंबर है। सो यहां भी काफी अच्छा स्कोप है हमारे पास। सो हाउस होल्ड क्रेडिट मतलब जैसे जैसे जो एस्पिरेशंस बढ़ते जाते हैं, डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ते जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेने की कैपेसिटी भी हाउस होल्ड्स की यहां से बढ़ती जाती है। सो दिस पर्टिकुलर नंबर भी बहुत ऊपर जा सकता है, ऊंचा हो सकता है ये, जिस तरीके से हम डेवलपिंग टू डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो उसी एंगल में ये नंबर भी बढ़ेगा। सो इट शोज दैट कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अब मॉर्गेज टू जीडीपी रेशो की अगर हम बात करते हैं, सो जो एफ आई 17 में दिस नंबर वॉज 6.7%। एंड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हम यहां पे देख रहे हैं मॉर्गेज टू जीडीपी रेशो, मतलब एसेट बैक्ड लेंडिंग जिसको कहा जाता है। तो ये नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारा स्कोप वहां पे अवेलेबल है। जिस तरीके से जॉइंट फैमिली कल्चर थोड़ा सा न्यू फैमिली कल्चर बनता जा रहा है, फैमिली छोटी छोटी होती जा रही है, तो वो भी एक बहुत एक ट्रिगर है कि यहाँ ये नंबर भी आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है। सो बैंक्स के लिए हो या एनबीएफसीज के लिए हो, मॉर्गेज लेंडिंग जो है मतलब एक सिक्योर्ड काइंड ऑफ लेंडिंग होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो ऑन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। अब बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट और डिपॉजिट का जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन, मतलब हमने काफी लंबे समय के लिए रिसेंटली, मतलब सिंस 2023 थोड़ा एक क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन हमने देखा है। बट अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, 2018 हो या 2023 हो, तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ हमने देखी थी, और वही ट्रेंड फिर से एक बार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कंप्लीटली ये जो एक सेगमेंट है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ वाला, ये अपटिक में आता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो आपके डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं और आपका लोन की बुक भी बढ़ रही है। सो जो मेन चीजें हैं किसी भी बैंक के लिए, एनबीएफसीज के लिए फॉर ग्रोथ, सो आई थिंक दोनों नंबर्स काफी पॉजिटिवली यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं हमें। और द बेस्ट पार्ट ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्रॉस एनपीए का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा हुआ है। सो अगर हम 2018-19 की बात, जो एक वर्स्ट केस सिनारियो जब हुआ था, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक बैंक्स जो थे, वहां पे 14.58% का ग्रॉस एनपीए लेवल तक ये नंबर्स गए थे। और अगर प्राइवेट बैंक्स की भी हम बात करते हैं हम, सो दैट ग्रॉस एनपीए नंबर वाज एट 5.45%। तो ये इतने ज्यादा एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस इनके हुए थे। बट नाउ अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ग्रॉस एनपीएस देखते हैं, तो दैट नंबर इज एट 3.47%। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ग्रॉस एनपीएस देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 1.85%। सो यहाँ करंटली
जो बैलेंस शीट्स है वो काफी क्लीन लग रही है कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन अराउंड 6-7 years बैक। सो वो एक अपॉर्चुनिटी, मतलब जब ये चीजें अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली वहां से एक अपटिक क्रेडिट का आता है। ऑब्वियसली आर वी सेइंग दैट कि नहीं नहीं इसके बाद एनपीएस की साइकिल्स नहीं आएंगे, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट। सो दीज आर साइकिल्स विच विल कीप ऑन कमिंग, companies will keep on making mistakes but ultimately they survive। सो दैट इज द थिंग। सो अभी अगर हम देखते हैं तो इसके आगे का अगर हम ट्रेंड देखेंगे, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा नजर, मतलब हो सकता है, ऐसा लग रहा है। So, दोनों एंगल में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, तो यहाँ पे दोनों के बैलेंस शीट्स काफी अच्छे हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन 6-7 years बैक। एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि अब वो चीज नहीं है, वो हेडेक नहीं है बैंक पे भी, ये कैसे मैनेज करेंगे, प्रोविजंस करने पड़ रहे, ये दिस दैट। अब फोकस रहेगा मैक्सिमम ग्रोथ पे। जब प्रोविजंस करने पड़ रहे थे, एनपीएस मैनेज करने पड़ रहे थे, तो फोकस वाज ऑन मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट। आर बी सेइंग दैट कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए जब ग्रोथ का एंगल है, नहीं। बट दीज आर साइकिल्स, टिपिकल मिस्टेक्स कभी कभी हो जाते हैं, एंड देन एनपीएस के साइकिल्स रिपीट होते हैं। सो आशा करेंगे कि मतलब पुरानी गलतियों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, दे विल डू रियली वेल फ्रॉम हियर ऑन। सो सो ये ग्रॉस एनपीए के लो लो नंबर्स आर सजेस्टिंग कि यहां से आगे क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो सकता है। और हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है कि जब भी रेट कट्स हुए, स्पेसिफिकली अगर 2010 से लेकर 15 तक की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे आफ्टर द रेट कट्स एक अच्छा खासा अपटिक, ऑलमोस्ट 100% से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था। अभी सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हुई है, तो अभी भी वो नंबर्स काफी लोएस्ट लेवल पे जा चुके हैं, मतलब एनपीएस के नंबर्स या क्लीन बैलेंस शीट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी अच्छी है। तो वहां से जो एक ट्रेंड है वो काफी अच्छा पॉजिटिव दिखता है ग्रोथ के एंगल से। सो मतलब यहाँ जो सिचुएशन है वो काफी कंड्यू, एनवायरमेंट जो है वो ना काफी कंड्यूसिव है ग्रोथ के लिए, बैंक्स के लिए एंड एनबीएफसीज के लिए। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रेट कट, जो एक 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई की तरफ से आया है, और अगर आगे जाके फेडरल रिजर्व की तरफ से भी और रेट कट्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और अवेलेबल हो सकती है रेट कट के लिए। और वो रेट ट्रांसमिशन वगैरह के सिस्टम्स जिस तरीके से आरबीआई भी सेट कर रहा है, सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट ग्रोथ साइकिल। सो दैट्स व्हाई बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज हो सकती है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग। सो अब सिस्टमिक क्रेडिट की बात करते हैं, मतलब ओवरऑल क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे, सो उसका जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है फ्रॉम FY 2025 टिल FY 2028, मतलब पूरे सिस्टम का क्रेडिट, तो वो 13 to 15% का CAGR एक्सपेक्टेड है। इसमें सब कुछ आ गया, रिटेल आ गया, होलसेल आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये नंबर 13 to 15% से ग्रो कर सकता है। सो 350 लाख करोड़ रुपीज तक ये बुक जा सकती है। करेंटली दिस इज एट 232 लाख करोड़ रुपीज। तो ये 13 to 15% का CAGR नेक्स्ट 3-4 साल के लिए दिखता है। अगर हम रिटेल क्रेडिट की बात करेंगे, तो ये नंबर और ऊपर जाता है, फ्रॉम 14 to 16% CAGR। Currently, this number is at 82 lakh crore rupees. This can go up to 128 lakh crore rupees by FY 2028। So आने वाले 3 सालों में 14 to 16% का CAGR यहाँ पे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में नजर आ रहा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। सो यहाँ मतलब दिस automatically gives good impetus on the earnings growth also। अब थोड़ा सा टॉप बैंक्स का कंपैरिजन यहाँ पे देखते हैं। सो लोन बुक के एंगल से अगर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी बैंक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ही है, जो हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। 1 ईयर ग्रोथ जो है लोन बुक में वो 8% की रही है। यहाँ सबसे ज्यादा लोन बुक ग्रोथ जो है वो कोटक बैंक की रही है, 14.1% की। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब ये थोड़ा 80% के ऊपर ही, 80 से 90% इज एन आइडियल सिनारियो माना जाता है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक आता है, कोटक बैंक आता है, फेडरल बैंक आता है, तो उनका ये नंबर है। बट एचडीएफसी बैंक क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 95%। मेजर रीजन आई थिंक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर के बाद ये नंबर काफी ऊपर गया है। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ पे वो फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू लोन ग्रोथ, बिकॉज जो मर्जर हुआ है उसके बाद थोड़े फाइनेंसेस जो बिगड़े थे एचडीएफसी बैंक के, दे आर फर्स्ट ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम। सो डिपॉजिट्स के एंगल से सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट्स है वो भी एचडीएफसी बैंक के पास ही है, 27.64 लाख
करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर का मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रोथ ली है डिपॉजिट्स में वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लिए 25.5%। उसके बाद लुकिंग एट द बेस काफी अच्छा ग्रोथ एचडीएफसी बैंक ने भी दिखाया है। कासा रेशियो में सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, क्योंकि साइज भी छोटी है अभी, सो मतलब यही नंबर मेंटेन करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक टू मेंटेन दैट नंबर नियर 50%, सो दैट्स अ पॉजिटिव। बट बड़ी बैंक्स में अगर हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का भी ये नंबर 39% का है, एचडीएफसी बैंक का ये 34% का नंबर है। निम्स में अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो निम्स है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्रेसिव लेंडिंग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, बट आईसीआईसीआई बैंक हो या कोटक बैंक हो, इनके भी नंबर्स काफी स्ट्रांग यहाँ पे नजर आते हैं। होपफुली एचडीएफसी बैंक विल आल्सो इंप्रूव देयर नेम्स। एक बार ये जैसे जैसे सेटल हो रहा है उनका एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर, उसके बाद ये काफी अच्छी तरीके से ये भी चला सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। इसमें सबसे कम नंबर है आईसीआईसीआई बैंक का और सबसे ज्यादा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। सो आई थिंक दे आर स्टिल इंप्रूविंग, but a huge scope to for improvement for IDFC First Bank over here. But currently, ICICI Bank is looking much better in the cost to income ratio. Credit cost ये जितना कम हो उतना अच्छा है। इसमें ICICI बैंक का जो नंबर है वो 0.53% का है। सो मतलब दिस इज वेरी गुड, मतलब इन अ वे कि कितना ये लॉस हो रहा है, हमारा क्रेडिट लॉस हो रहा है, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। सो आई थिंक ये जितना नंबर कम होगा उतना अच्छा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये सबसे ज्यादा है 2%। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, इम्प्रूव भी हो रहा है, बट इन बिटवीन जब ये थोड़ा अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला माइक्रो लोन्स वाला जो थोड़ा सा पंगा हुआ था ओवरऑल इंडस्ट्री में ही, तो उसका इम्पैक्ट इन पे थोड़ा सा और निगेटिव हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स के एंगल से सबसे ज्यादा नंबर है आईसीआईसीआई बैंक का 2.44%, एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो एट 1.85% एंड कोटक बैंक इज एट 2.03%। आरओई में सबसे ज्यादा आगे है आईसीआईसीआई बैंक विद 17.1%। और कंसिस्टेंसी भी है, मतलब जब आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग आई थिंक काफी बढ़िया तरीके से आईसीआईसीआई बैंक इज परफॉर्मिंग। आरओई में एचडीएफसी बैंक इज एट 14.1%। ग्रॉस एनपीए नंबर्स में सबसे कम नंबर है एचडीएफसी बैंक का 1.4%, और नेट एनपीए में सबसे कम नंबर है कोटक महिंद्रा बैंक का 0.34%। मतलब प्रोविजनिंग वगैरह में काफी अच्छा मतलब मतलब एक क्लैरिटी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के पास काफी सही है, और ग्रॉस एनपीए नंबर भी उनका कम ही है 1.48% का। नाउ जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो सबसे ज्यादा मेंटेन किया है कोटक बैंक ने। आई थिंक इट शोज द देयर कंजर्वेटिवनेस फॉर राइट रीजंस, आई थिंक सो 23.7% का है ये। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक विथ 19.9%, और उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक विथ 17%। सो ओवरऑल अगर ये नंबर्स हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग, एचडीएफसी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई एक बार उनका ओवरऑल मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर कंट्रोल में आ जाए देन आई थिंक दे विल फोकस मोर ऑन द क्रेडिट ग्रोथ साइड। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ट्राइंग अ लॉट, बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। Kotak Bank, I think it is also doing well. So definitely large banks में you can keep a watch on HDFC, ICICI and Kotak. And जो इमर्जिंग बैंक्स है उसमें आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान रख सकते हो। टॉप एनबीएफसी सेक्टर्स में आई थिंक बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, टाटा कैपिटल जो अभी लिस्ट हुई है, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो लोन्स में सबसे बड़ी बुक है बजाज फाइनेंस की 4.41 लाख करोड़ रुपीज, एंड वन ईयर ग्रोथ जो है वो 24.6% की रही है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दी है वो टाटा कैपिटल ने दी है। ऑब्वियसली आई थिंक उसके पीछे का एक रीजन, मतलब लिस्टिंग, ये भी एक मतलब ऑब्वियसली लिस्टिंग के पहले थोड़ा सा एग्रेशन और ज्यादा हो जाता है, तो वो भी एक रीजन है। बट ओवरऑल एग्रेशन है, टाटा कैपिटल एग्रेशन दिखा रहा है थोड़ा। जब बुक की एनालिसिस हमने की थी तो टाटा कैपिटल और एल&टी फाइनेंस की बुक मतलब सेगमेंट वाइज थोड़ी सी कंपेरेबल लगती है हमें। निम्स में अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा निम्स जो है वो मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के पास है। मुथूट फाइनेंस की साइज थोड़ी छोटी है कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। सो लुकिंग एट the size, I think Bajaj Finance is doing a phenomenal job, and NIMS of 11.4%. Cost to income ratio में सबसे कम है मुथूट फाइनेंस 26.8%, बट उसके बाद नंबर आता है बजाज फाइनेंस का। क्रेडिट कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा है, तो मुथूट फाइनेंस इज मैनेजिंग इट रियली वेल।
आई थिंक मैक्सिमम लेंडिंग इज गोल्ड, लोन अगेंस्ट गोल्ड है. सो दैट इज द रीजन व्हाई द क्रेडिट कॉस्ट इज ऑन अ लोअर साइड. आरओए में सबसे ज्यादा ये भी नंबर मुथूट फाइनेंस का ही है. अगेन आई थिंक वैसे देखा जाएगा तो ये उसका एक रीजन भी है, क्योंकि गोल्ड लेंडिंग, लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्यादा है उनका, एंड दैट्स व्हाई आरओएस के नंबर्स भी काफी ज्यादा है. बट आई थिंक बजाज फाइनेंस, लुकिंग एट देयर साइज, डाइवर्सिफाइड बुक, आई थिंक 4.5% आरओए नंबर इज ऑल्सो वेरी गुड. आरओई आई थिंक यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग है बजाज फाइनेंस विद 19%. मुथूट फाइनेंस इज एट 17.7%. चोला फाइनेंशियल सर्विसेज is at 18.8%. ग्रॉस एनपीए में भी बजाज इज मैनेजिंग इट रियली वेल. 1% का ये नंबर है ग्रॉस एनपीए का, सो लोएस्ट है इन सारे एनबीएफसीज में. और नेट एनपीए नंबर इज ऑल्सो एट 0.5%. सो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बजाज फाइनेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है. द नंबर्स आर सजेस्टिंग द सेम. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 22% के साथ यहाँ पे भी बजाज फाइनेंस नंबर 1 पोजीशन पे. मुथूट फाइनेंस इज ऑल्सो मैचिंग विद 22%. सिक्योर्ड मिक्स जो है, तो यहाँ पे 60.5% सिक्योर्ड लेंडिंग है बजाज फाइनेंस की, और ऑलमोस्ट 40% अनसिक्योर्ड है. बट फिर भी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स एंड क्रेडिट कॉस्ट नंबर्स आर अंडर कंट्रोल. सो देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. सो आई थिंक कंपनी इज मैनेजिंग इट रियली वेल. सबसे ज्यादा जो सिक्योर्ड मिक्स है वो मुथूट फाइनेंस के पास ही है, बिकॉज गोल्ड लोन्स वो सबसे ज्यादा देते हैं इन सारे प्लेयर्स में. सो वैल्यूएशन की थोड़ी सी बात करते हैं अब यहाँ पे. सो वैल्यूएशंस में प्राइस टू बुक रेशियो और 5 ईयर का मीडियन पे पीबी रेशियो, इन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. एक्सिस बैंक इज लेस देन द 5 ईयर मीडियन पीबी. फेडरल बैंक भी थोड़ा सा ऊपर है, 1.3x था 5 ईयर मीडियन, बट करंटली इट इज एट 1.44. एचडीएफसी बैंक हो, वो भी अपने 5 ईयर मीडियन पीबी के कंपैरिजन में का लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग विच हैपेंड, मर्जर हैपेंड. ICICI Bank premium valuations are there compared to 5 year median PB. 3.1 के कंपैरिजन में 3.26 टाइम्स ये नंबर है. IDFC First Bank is trading at 1.14 times compared to the 5 year median PB of 1.5 times. So I think ह्यूज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. बट जो माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स, अनसेक्योर्ड लेंडिंग में जो एनपीएस बढ़े थे, प्रोविजंस बढ़े थे, दैट इज द रीजन व्हाई दिस नंबर इज डाउन. अदरवाइज ऐसा लग रहा था लास्ट टू लास्ट ईयर थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर. बट उसके बाद जब एनपीए का एक साइकिल थोड़ा सा रिवर्स हुआ था माइक्रो लेंडिंग में, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे हुआ. बट नाउ दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट. सो लेट्स सी. कोटक महिंद्रा बैंक 2.78 टाइम्स पे प्राइस टू बुक रेशियो है करंटली. जो मीडियन पीबी था वो 3.5 टाइम्स था. सो जो प्रीमियमनेस एचडीएफसी बैंक ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने एंजॉय किया था इन एब्सेंस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक्स गुड बुक, सो अब वो बुक्स काफी अच्छे हो गए, एंड दैट्स व्हाई आईसीआईसीआई हैज resurfaced as the winner compared to HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank. But दे आर लिटिल डाउन बट नॉट आउट, ये समझना बहुत जरूरी है. बजाज फाइनेंस एवरेज पीबी रेशियो जो था 5 ईयर का वो था 8.2 टाइम्स. करंटली इट इज एट 6.88 टाइम्स. अगेन आई थिंक अदर ऑल्टरनेटिव्स गेटिंग डेवलप्ड, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि प्रीमियम जो है वो कम होता हुआ जा रहा है ऑन दीज कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस. चोला 5.88 टाइम्स पीबी रेशियो करंटली. एवरेज मीडियन पीबी वाज 5.4 टाइम्स. तो यहाँ पे मार्केट ने रीरेट किया है. टाटा कैपिटल अभी करंटली इट इज एट 3.3 टाइम्स. पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि लिस्टिंग जस्ट हुई है. मुथूट फाइनेंस करंटली एट 4.56 टाइम्स कंपेयर टू 3.1 टाइम्स. आई थिंक थैंक्स टू द गोल्ड प्राइसेस एक काइंड ऑफ बड़ी री रेटिंग हुई है, बिकॉज शॉर्ट टर्म लोन्स मेजरली दिए जाते हैं गोल्ड लोन्स. सो वहां पे मार्जिन काफी अच्छे होते हैं, और सिक्योरिटी अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसके चक्कर में मतलब और एडिशनल लेंडिंग भी पॉसिबल है विद इन रूल्स ऑब्वियसली. श्रीराम फाइनेंस करंटली एट 2.25 टाइम्स. 5 ईयर मीडियन वाज 1.7 टाइम्स. एल&टी 1.4 टाइम्स 5 ईयर मीडियन पीबी था. एल&टी फाइनेंस करंटली इज एट फॉर 2.53 टाइम्स पीबी. सो ये जो है ना, ये भी मतलब बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशियो कम होना, इसके पीछे के रीजन है अदर ऑल्टरनेटिव्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर अदर फॉर इन्वेस्टमेंट. सो ये सीधा सीधा उनके री रेटिंग में भी हमें 5 ईयर पीबी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते तो हमें समझ में आ जाएगा. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड
हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड भी यूज कीजिए। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investedna.in। आशा करूंगा आप जरूर मॉडल पोर्टफोलियोज को, स्टॉकोमीटर प्लस को और फंडोमीटर को सब्सक्राइब करोगे। हर एक सब्सक्रिप्शन मतलब कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक ई लर्निंग कोर्स फ्री मिलता है। सो आशा करूंगा कि अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो डिस्काउंट भी बढ़ेगा एंड ई लर्निंग कोर्सेज भी उसके साथ अवेलेबल हो जाएंगे। आशा तो जरूर investedna.in को विजिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।